लास्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी वाले हेडिंग पे छोड़ा था। ठीक है, तो इसमें यही सर बोला था कि जो इसमें एक कंजर्वेटिव। डाउट था। हाँ बोलिए, कौन सा क्या डाउट है? सर आपने क्वेश्चन नहीं कराया था सर स्प्रिंग वाला। हाँ, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, बोलिए क्या डाउट है? सर इसमें ये डाउट था कि सर जब एक्स पोजीशन पहुंच जाएगी तो सर वेलोसिटी जीरो कैसे। एक्चुअली क्या हो रहा होगा ना, जब हम इसको खींचना शुरू करेंगे तो ध्यान से समझो, ये तो चल नहीं रहा है, ये तो रेस्ट पे ही है ना। तो जब तुम इस पे फोर्स लगाना शुरू करोगे तो शुरू में फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक एक्सीलरेट होगा शुरुआत में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, लेकिन उस पॉइंट तक आते आते इस ब्लॉक के पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई होगी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक और आगे जाएगा। तो हमें तो ये पता करना है कि मैक्सिमम जब डिस्प्लेस हो ये ब्लॉक उस वक्त ये चल दे। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स ले लिया, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब आएगा जब ये वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी फाइनली रुकेगा। सर जब रुकेगा तभी वो शुरू होगा, उससे पहले नहीं स्टार्ट होगा चलना। तो हमें करना ही है ये ना, हमें मिनिमम फोर्स निकालना है, हमें मिनिमम फोर्स निकालना है जिससे कि ये चल दे। ठीक है ना। तो इसके चलने के लिए जो एक्स रिक्वायर्ड है वो तो ये वाला एक्स हो गया। अब हमें किसी तरह से इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करना है, ये एक्स डिस्प्लेस हो जाए। तो एक्स डिस्प्लेस करने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो कर दिया, तो मिनिमम वाली कंडीशन आ जाएगी, ये है मिनिमम कंडीशन तभी आएगी। उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो तब तो हो ही जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन में सॉल्व करना है, अगर मिनिमम फोर्स लगाना है जिससे ये चले, तो हमें उतना ही एक्स तक ले जाना होगा जिसपे जस्ट ये मूव होता है। और उतने एक्स तक ले जाने का मतलब है कि उस एक्स पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है। हम्म नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लोगों ने डिफरेंस लिखा था। ठीक है। तो एक मेथड ये भी बताया था कि अगर हमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने हैं तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए डेल क्रॉस एफ जो है वो जीरो होना चाहिए। इसको हम लोग कर्ल ऑफ फील्ड बोलते हैं। कर्ल ऑफ फील्ड जो है वो जीरो होना चाहिए, और कर्ल ऑफ फील्ड कैलकुलेट करने का ये मेथड है। ठीक है। कर्ल ऑफ फील्ड कैलकुलेट करने का ये मेथड है। तो ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो हम सीधे बोल सकते हैं कंजर्वेटिव है, और नॉन जीरो है तो नॉन कंजर्वेटिव। तो ये वाले प्रॉब्लम कर लिए या कंप्लीट कर लिया या नहीं किया है कंप्लीट? तो पहले इसी को कंप्लीट करो। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने ये बोला था कि ए पार्ट और सी पार्ट में कंजर्वेटिव फोर्स आ रहे होंगे, और ये दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएंगे। हम्म यस सर, ये हो गया है। ठीक है। देखो इसी में थोड़ा एप्लीकेशन अभी और करने हैं, क्वेश्चंस करते हैं और थोड़े से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल टू, फोर्स एफ का एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, एंड फोर्स एफ इज गिवन एज वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप इन मूविंग अ पार्टिकल, या ऐसे लिखना चाहिए, वर्क डन व्हेन अ पार्टिकल when a particle moves from when a particle moves from 0 comma 0 to a comma a, 0 comma 0 to a comma a along। अब इसमें दो पाथ हैं, 0 कॉमा 0 से अगर हमें a कॉमा a पहुंचाना है तो इसमें दो डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग हमें निकालना है ये वर्क डन। एक तो लेट से ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया o। तो एक पाथ तो डायरेक्टली o से a है, और एक पाथ जो है पहले o से b है और फिर b से a है। और b पॉइंट कौन सा है? b पॉइंट है ये a कॉमा a है, b पॉइंट है a कॉमा 0। तो अलोंग a पार्ट में o b a
और बी पार्ट में अलोंग ओ ए। अब ये बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव है? क्यों भाई? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ये भी देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम पार्टिकल को सीधे ले जा रहे हैं तो पाथ अलग आएगा, वर्क डन अलग आएगा, और अगर हम पार्टिकल को इस रास्ते से ले जा रहे हैं तो वर्क डन अलग आएगा। तो देखो पहले ट्राई करो फिर बताता हूँ। पहले ओ से बी ले गए, फिर बी से ए ले गए, तो इसमें कितना वर्क डन होगा निकालो, जरा ट्राई करो। देखो इसमें है क्या, पाथ के अलोंग अगर निकालना है तो हमें पाथ को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी होगी। कैसे देखो, जैसे अगर हम ए पार्ट कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि ब्रेक करके निकालते हैं। पहले हम वर्क डन निकालेंगे ओ से बी में, और फिर वर्क डन निकालेंगे बी से ए में। तो अब देखना ध्यान से, अलोंग ओ बी। अब तुम ध्यान से देखो तो अलोंग ओ बी जो पाथ है उसमें खास बात क्या है? तो तुम ध्यान से देखो, खास बात ये कि उसमें y की वैल्यू 0 है। बोलो, है या नहीं है? और y की वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है? तो तुम अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा डी आर, वो डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स आई कैप। है या नहीं है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में और फोर्स का जो कंपोनेंट आ रहा है वो जे कैप आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अलोंग ओ बी, ओ से लेके बी में तो इस फोर्स का वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर निकालते हैं हम लोग अलोंग बी ए। अलोंग बी ए, अब मैं कहूंगा अलोंग बी ए क्या खास बात है? तो अलोंग बी ए खास बात ये है कि x की वैल्यू यहाँ पे a है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो f की वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर आई कैप एंड प्लस ए स्क्वायर जे कैप। देखो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे इसका? तो डिस्प्लेसमेंट इस बार देखो लिखेंगे इसका डी वाई जे कैप लिखेंगे, डी वाई जे कैप, क्योंकि डी वाई का डिस्प्लेसमेंट हम जनरल डिस्प्लेसमेंट जे कैप डायरेक्शन में लेंगे। तो यहां से अगर हम इसका डी डब्ल्यू निकालें तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर का मतलब हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये ए स्क्वायर इंटू डी वाई आ जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में सिर्फ डी वाई बचेगा। तो बी से लेके ए तक जब जाएंगे तो वाई की लिमिट्स कैसे चेंज हो रही हैं? तो वाई की लिमिट्स देखो ध्यान से, तो वाई 0 से ए तक चेंज हो रहा है। तो यहां से ये वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू ए क्यू। तो ये वर्क डन निकल के आया अलोंग ओ बी। बताओ ये बात समझ में आती है सभी को? अलोंग ओ बी ए जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओ बी में तो कोई वर्क है नहीं। तो ये जो वर्क डन आ रहा है ये बी ए का वर्क डन आ रहा है। तो वर्क डन अलोंग ओ बी ए, बी ए हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक है। अब देखो, अगर हमें अलोंग ओ ए निकालना है, डायरेक्टली अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा कि ओ ए पाथ में क्या खास बात है? इस पाथ में खास बात क्या है ये बताओ। तो इस पाथ की खास बात ये है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ध्यान से देखो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि इस रास्ते में y और x का वैल्यू हमेशा सेम है? और y और x का वैल्यू सेम है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि फोर्स को हम लोग लिख देते हैं, x और y अगर सेम कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप। देखो, तो यहां से डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? तो डी डब्ल्यू को हम लोग लिखेंगे एफ डॉट डी आर। तो यहां से ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एक तरह से हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स। और अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखना o से a जाने में x की लिमिट्स क्या होंगी? तो x की लिमिट्स होंगी 0 से a। तो x की वैल्यू 0 से x इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू 2a³ आएगी निकल के। देखो, तो इसका मतलब WOA की वैल्यू आ गई 2a³/3। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं बताओ?
कोई डाउट इसमें बताओ पहले। सर एक पार्ट का ऊपर वाला बता दीजिए। ये पार्ट में क्या बताना है बताओ। सर अलॉन्ग ओबी वाला। सिंपल सी बताओ, ओ से बी अगर हम जा रहे हैं तो ओ से बी वाले रास्ते में खास बात क्या है? तो ये बोल सकते हैं ना कि ओ से बी वाई की वैल्यू 0 है। बोलो। तो y यस। की वैल्यू 0 हम लोगों ने फोर्स वाले एक्सप्रेशन में रख दी। तो फोर्स वाले एक्सप्रेशन में अगर y 0 रख देंगे तो क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर जे कैप बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो। यस। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे? अब अगर पार्टिकल को ओ से बी ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को dx आई कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस। बस हो गया। डॉट प्रोडक्ट लिया दोनों का और वर्क डन कैलकुलेट कर दिया। बताओ कहाँ डाउट है? सर इसी पार्ट में सर डीएक्स आई क्या। dx आई कैप में ये बताओ, अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या स्टेप्स लगाते हैं? फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या स्टेप्स लगाते हैं वर्क डन निकालने के लिए? हम जनरल पोजीशन पे पहुंचते हैं और जनरल पोजीशन पे पहुंच के हम लोग बॉडी यस। जनरल समझ डिस्प्लेस करते हैं। अब क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने सिर्फ dx लिया हुआ है। यस समझ गया। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, लास्ट ईयर का ही आईआईटी का क्वेश्चन है। ये देखो, एडवांस का ही आया हुआ है 2019 का। देखो करो ट्राई। पिछले क्वेश्चन में कोई और डाउट किसी को तो बताओ। इस क्वेश्चन में ये जो फोर्स दिया हुआ है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि लूप में वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव है। अब वो पहचाना कैसे? पहचाना ऐसे है कि अगर अल्फा वाई आई कैप और अल्फा एक्स जे कैप होता, मतलब वाई आई कैप एक्स जे कैप होता, तो फिर ये कंजर्वेटिव हो जाता। हम लोगों ने निकाला था ना ऊपर। ये 2 की वजह से ये कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमें इसमें हर एक पार्ट में अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो भाई सभी लोग करके आ जाएगा। वन बाई वन करते हैं। जैसे पहले अलोंग ओ ए निकालते हैं। तो अलोंग ओ ए अगर देखोगे ध्यान से तो अलोंग ओ ए खास बात क्या है? तो खास बात ये कि एक्स की वैल्यू 0 है। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स की वैल्यू होगी अल्फा वाई आई कैप। और ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? तो डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि अलोंग ओ ए वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अलोंग ए बी, अलोंग ए बी अगर निकालेंगे तो ए बी के अलोंग खास बात ये कि y की वैल्यू 1 यूनिट है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y अगर 1 यूनिट है तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है? तो डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो तो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स डी एक्स। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा? तो डी डब्ल्यू की वैल्यू बनेगी यहाँ से अल्फा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डब्ल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये 1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू -1 दी हुई है तो ये -1 जूल आएगा। तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू हो गई -1 जूल। देखते जाओ। फिर अगर हम अलोंग बी सी निकालें, अलोंग बी सी, तो बी से सी में क्या खास बात है? बी से सी में खास बात ये कि एक्स की वैल्यू 1 है। देखो तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फा वाई आई कैप एंड प्लस 2 अल्फा जे कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे? क्यों भाई? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो डी वाई जे कैप ही पड़ेगा, माइनस मत करना उसमें अपने आप से। वो जब तुम लिमिट्स रखोगे ना तो अपने आप माइनस आ जाएगा।
तो यहां से अगर तुम डी डब्ल्यू निकालोगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 2 अल्फा डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की जो लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स 1 से 0.5 लिखेंगे। तो 1 से 0.5 लिखोगे तो ये माइनस अपने आप आ जाएगा, -2 अल्फा इंटू 0.5, तो ये माइनस अल्फा बचेगा, यानी ये आ जा रहा है 1 जूल आ रहा है। WBC इज इक्वल टू 1 जूल। और आगे बढ़ो, CD के अलोंग CD, तो C से D में खास बात ये है कि y की वैल्यू 0.5 है, तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू अगर 0.5 है तो फोर्स हो जाएगा 0.5 अल्फा आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे C से D में, तो C से D का डिस्प्लेसमेंट dx आई कैप बनेगा, x डायरेक्शन है, तो यहां से dw की वैल्यू आएगी 0.5 अल्फा इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x की लिमिट्स कहां से कहां पड़ेंगी, x की लिमिट 1 से 0.5 पड़ेंगी, देखो तो ये हो जाएगा 0.5 अल्फा और इंटू 0.5, तो ये 0.25 आता है, क्यों भाई, ये हो गया WCD 0.25 जूल। और देखो कैलकुलेशन है इसमें, फिर अलोंग DE क्या कहेंगे, तो अलोंग DE x की वैल्यू 0.5 है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी x 0.5 रखेंगे तो अल्फा y आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा जे कैप होगा x की वैल्यू 0.5 रखने से। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा d से e में, तो d से e का डिस्प्लेसमेंट होगा dy आई कैप, सॉरी dy जे कैप। तो यहां से dw की वैल्यू क्या होगी, तो dw है फिर से f डॉट डी आर, तो f डॉट डी आर करेंगे तो ये अल्फा डी वाई जे कैप, सॉरी जे कैप नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो w निकालेंगे तो अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब y की लिमिट्स ध्यान से देखो तो 0.5 से 0 पड़ेंगी, तो ये आ जाएगा -0.5 अल्फा, तो ये आ जा रहा है +1 जूल, क्यों भाई। और अलोंग EF, अब अलोंग EF क्या कहेंगे, तो अलोंग EF देखो तो y की वैल्यू 0 है E से F में, क्यों भाई, और y 0 है तो F की वैल्यू क्या बनेगी, y 0 करेंगे तो F की वैल्यू बनेगी 2 अल्फा एक्स जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डायरेक्शन में है, तो यहां से WEF आ जाएगा 0, तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा W टोटल, क्यों भाई, 0.75। ये वैल्यू सारी मैच कर रही हैं, यस सर। एक -1 आना चाहिए, +1 आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो एक -1 जूल होना चाहिए, तो कहीं +1 हो गया है। चेक सर कर, पहला वाला ही -1 आ रहा है ए से बी। हाँ ए से बी -1 आ रहा है, बाकी बी से सी +1 आएगा, और सी से डी -α/4, यानी कि वो भी प्लस हो जाएगा, और डी से ई भी प्लस में है। तब तो फिर 1.25 आ रहा है ना, इसलिए नो सर, सबका एडिशन -3 α/4 आएगा ना। वही पता नहीं मेरा ही क्यों नहीं आ रहा है। WAB जो है -1 है, WBC जो है वो WAB ये -1 है, ये +1 है, फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 1.25 नहीं हो गया, ये वाला माइनस होना चाहिए क्या, इसको चेक करो C से D में y की वैल्यू 0.5 है, तो y की वैल्यू 0.5 रखेंगे, ठीक है, और dx आई कैप करेंगे, ये भी सही है, तो 0.5 अल्फा dx बनेगा, और इंटीग्रेट करेंगे अगर हम इसको C से D,
तो 1 से 0.5 इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2.5 अल्फा आएगा। अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये भी सही है, सब सही तो आ रहा है। हाँ, गड़बड़ हो रही है। कैलकुलेशन एक बार देख लो, पता नहीं सर वो डीई में डीई में क्या है। डीई में x की वैल्यू 0.5 है तो x की वैल्यू एंड में गलत हो गया सर। तो ये अल्फा जे कैप हो जाएगा। तो सर 0.5 ही बचेगा, 1 कैसे हो जाएगा? -0.5। यस सर 0.1 हो जाएगा। डी से ई -0.5 अल्फा है ना? तो प्लस 0.5 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, तो W टोटल की वैल्यू 0.75 जूल आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? बाकी लोगों को बताओ। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 5, ठीक है। और एक और लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर 6 फिर उसी नोट में, और इसमें हेडिंग हम लोग डालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखना जरा ये क्या होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट व्हेन ओनली conservative forces are acting on a system, तो ये बताओगे कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यही तो लिखेंगे, W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई। बताओ क्लियर है ये बात। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब ध्यान से बताओ क्या W कंजर्वेटिव को हम माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है उसको अगर हम नेगेटिव कर दें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, या फिर W कंजर्वेटिव को लिख सकते हैं माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक ही मतलब हुआ। तो यहां से अगर देखें तो ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई इक्वल टू 0। अब डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और डेल्टा के ई को लिख सकते हैं के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल टू 0। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो यहां से हम लोग को एक स्टेटमेंट मिल जाएगा यू इनिशियल प्लस के ई इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल। अब समझना ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उस सिचुएशन में सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई आई इज इक्वल टू ई एफ, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कई बार क्या है ना कि अगर हम वर्क डन निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से भी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मतलब उसकी इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड में क्या रिलेशन है, इनिशियल हाइट फाइनल हाइट में क्या रिलेशन है। इस तरह से कई सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे हम लोग डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के उस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। समझना एक बात ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम तो समझ लो कि एकदम बेसिक है। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर सिचुएशन में वैलिड है। इनफैक्ट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही डिराइव हो रहा है।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर प्रैक्टिस करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वो तो हर सब जगह एप्लीकेबल है। लेकिन ये है कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं तो इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। एक बात इसमें और हम नोट कर लेंगे, और वो ये कि दिस कंजर्वेशन कैन ऑल्सो बी applied in presence of tension, normal and static friction। बताओ ये पॉइंट क्लियर है? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? बट इसमें बस ये ध्यान रखना, इसमें बस ये लिखेंगे कि while applying the conservation on complete system, बस ध्यान ये रखना है कि हमें इसको अप्लाई कंप्लीट सिस्टम के ऊपर करना है। बोलो, ये जो लिखा है क्लियर है या नहीं? सर हाँ बोलिए। सर सारे फ्रेम से कर सकते हैं सर? हाँ, हम किसी भी फ्रेम से कर सकते हैं ऐसा। सर लेकिन अगर किसी नॉन इनर्शियल से करेंगे तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स नहीं लिखेंगे? हाँ, तो उस केस में नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर लग रहे हैं किसी फ्रेम में, हम किसी भी फ्रेम से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि उस फ्रेम से सिर्फ कौन से फोर्सेज लगने चाहिए? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज लगने चाहिए। ठीक है सर। अगर हम नॉन इनर्शियल में गए तो सूडो भी लगने लगेगा, तो फिर उस केस में हम ऑब्वियसली नहीं लगा पाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम ही हमारे पास रास्ता बचेगा। क्लियर है डाउट? यस सर। तो अब क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग ऐसे देख लेते हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके हमको इजीली थोड़ा आंसर मिल जाएगा, थोड़ा विजुलाइज करना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, और ये जो m मास है इनिशियली ये नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। क्वेश्चन है, ब्लॉक इज हेल्ड एट रेस्ट एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। देन it is released from this position। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, और बी पार्ट में maximum speed of block during the motion। maximum speed of block during the motion। देखो, इसको तुम वर्क एनर्जी से भी कर सकते हो, बट फिलहाल तुम्हें इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करना है। सबसे पहले ये जरूर ऑब्जर्व कर लो कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ कंजर्वेटिव होने चाहिए। तो ये बताओ, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं? जब हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो कौन कौन से फोर्स हैं ब्लॉक के ऊपर? क्यों भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और स्प्रिंग फोर्स है, यही दोनों फोर्स है। क्या
ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, क्या ये दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव है? तो इसका मतलब है कि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब ये है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बताओ कि जब ये रुकेगा पहली बार, जब हम यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, मोशन कैसा होगा, पहले थोड़ा विजुलाइज करके बताओ। पहले सर स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी धीरे धीरे। पहले इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीड इसकी कब तक बढ़ेगी? तो स्पीड इसकी तब जब तक तक बढ़ेगी, हाँ बोलो बोलो, जब तक फोर्सेस नहीं बैलेंस हो जाएंगे उस पर। तब तक उसके ऊपर फोर्सेस नहीं बैलेंस हो जाएंगे। शुरू में स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि mg बड़ा है और स्प्रिंग फोर्स छोटा है, करेक्ट। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी बीच में जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जब उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स और mg बैलेंस होंगे, लेकिन वहां पे वो ब्लॉक रुकेगा नहीं क्योंकि वहां से लेके यहां तक ये ब्लॉक एक्सीलरेट हुआ है। क्यों भाई, सही है। तो इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पे जो उसके पास वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उसके बाद और आगे बढ़ेगा तो फिर ये फाइनली जहां रुकेगा वो पॉइंट हमें पता करना है, ठीक है ना। और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ठीक है। बताओ, तो ये पोजीशन हो गई ए, ये पोजीशन हो गई बी। तो हम इसमें क्या करते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी लिखी जानी है, तो मैकेनिकल एनर्जी में लिखी जानी है पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली तो हमको मालूम है कि कहाँ जीरो होती है, तो जब नेचुरल लेंथ होता है तो जीरो होती है और बाकी और पोजीशन में फिर वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर हमें लिखना है तो हमें उसका रेफरेंस कहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, रेफरेंस कहाँ लिया जाए, तो वो रेफरेंस हम कहीं भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स मैक्स। तो हम क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है वो यहाँ ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, कि जब फाइनली वहां आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो जरा बताओ स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो रेफरेंस से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस mgh, नीचे जा रहे हैं तो माइनस, तो रेफरेंस से कितना ऊपर है स्टार्टिंग में, इसको ऐसे लिखेंगे E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। तो E इनिशियल में सबसे पहले लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, तो क्या इसको mg x मैक्स लिख सकते हैं प्लस में स्टार्टिंग में। अच्छा, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो भी जीरो है। इक्वल टू जब वो बी पे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी, तो स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो है। तो तुम देखो यहां से तुम्हें एक्स मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल रही है एक्स मैक्स की वैल्यू, 2mg/k, ये है देखो। और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे kx0 mg के इक्वल होगा, यानी x0 की वैल्यू अगर हमें चाहिए हो तो वो बनेगी mg/k। तो इसका इक्विलिब्रियम मैक्सिमम एक्सटेंशन के ठीक बीच में आ रहा है देखो। तो इसका मतलब है कि जितना डिस्टेंस एक्सीलरेट हो रहा है उतना ही डिस्टेंस डेसिलरेट भी हो रहा है। सिंपल प्रॉब्लम है बट पूरी तरह से एनालाइज करके बताओ मुझे, क्लियर है या नहीं। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, क्यों भाई, सेंट्रल पोजीशन में बैलेंस कर देंगे। हाँ, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अब हम इसको अप्लाई करते हैं फ्रॉम ए टिल इक्विलिब्रियम। बताओ, इक्विलिब्रियम सी है, सपोज सी पॉइंट है ये, तो फिर से वही लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट सी, स्प्रिंग एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए, स्प्रिंग एनर्जी एट ए और काइनेटिक एनर्जी एट ए। बताओ सब क्या होंगे, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी। अब देखो दोबारा लगा रहे हो तो चाहो तो रेफरेंस चेंज कर दो और चाहो तो ना चेंज करो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ कि रेफरेंस चेंज कर देता हूँ। अब मैं रेफरेंस यहीं ले लेता हूँ जहां इक्विलिब्रियम है,
तो स्टार्टिंग वाली 0 हो जाएगी, स्प्रिंग की एनर्जी बनेगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या होगी, तो ए पे ग्रेविटेशनल वाली होगी एम जी एक्स नॉट, स्प्रिंग वाली 0 और काइनेटिक भी 0, तो इसमें पुट कर दो एक्स नॉट की वैल्यू एम जी बाई के, और वी मैक्स निकालो कितना आएगा, वी मैक्स कितना आएगा बताओ। अंडर रूट 0x/2 अंडर रूट ऑफ gx/2 gx/2 जी एक्स क्या बोल रहे हो, gx/2 के नहीं आ रहा है, देख लो निकाल के। एक्स नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां पे, क्लियर है क्वेश्चन बताओ। सर इसमें जैसे सर आपने कहा कि सर मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होनी चाहिए, तो सर हम लोग मतलब ये कंसीडर करेंगे कि बाहर से कोई फोर्स ना है, भले ही उसका हाँ। वेट वगैरह लग रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो वेट तो कंजर्वेटिव फोर्स हुआ ना, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, वेट भी कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, और कोई नहीं लगना चाहिए। मतलब सर नहीं सर, आपने जैसे कहा था ना एक्सटर्नल फोर्स के लिए वो भी नहीं हाँ, होनी चाहिए। एक्सटर्नल मेरा मतलब था कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ना लगा रहा हो, कोई आदमी नहीं लगा रहा हो, ये मतलब। एक्सटर्नल का मतलब है कि कोई और पुल ना कर रहा हो इसको, अदर देन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो लग ही सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट दूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 4m मास का एक ब्लॉक है, और इसको हमने इधर पुली से कनेक्ट किया हुआ है, इधर एक और पुली है, सीलिंग से कनेक्टेड है, और इधर एक m मास का ब्लॉक है। जो इनिशियली ग्राउंड पे है, ठीक है, और ये जो 4m मास वाला ब्लॉक है ये ग्राउंड से h हाइट पे है, ठीक है। क्वेश्चन है सिस्टम इज released from rest, find a पार्ट में speed of 4m just before it strikes the ground, ठीक है। और बी पार्ट में हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्मॉल m if 4m does not rebound after impact,
देखो 4m डज नॉट रिबाउंड आफ्टर इम्पैक्ट। करोगे ट्राई? लास्ट क्वेश्चन में कुछ बताना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ तो बताओ। देखो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, तो हमको ये तो मालूम है जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो पहला तो ये है कॉन्सेप्ट कि अगर ये h नीचे आया है तो ये 2h ऊपर जा चुका होगा। ये बात तो समझ में आती है सभी को? अच्छा एक और बात, अगर ग्राउंड पे टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी v है तो उस वक्त इस ब्लॉक की वेलोसिटी 2v होगी। ये भी क्लियर है? बताओ। तो हम क्या करें, अगर हम स्टार्टिंग से लेके फाइनल के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, ठीक है, तो जरा ध्यान से बताना 4m ब्लॉक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी 4mgh प्लस m ब्लॉक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो m ब्लॉक की इनिशियल 0 और काइनेटिक दोनों की ही 0 इक्वल टू, जब 4m ब्लॉक ग्राउंड पे टकराया तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, m ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो m ब्लॉक की हो जाएगी mg इंटू 2h, और काइनेटिक एनर्जी 4m की लिखेंगे हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, और इसकी लिखेंगे हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर। तो यहां से v निकालो तो ये v की वैल्यू आती होगी अंडर रूट ऑफ gh बाई 2 जो है रूट के अंदर आएगा। बताओ पहले यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो, बताओ कोई डाउट है तो। इनिशियल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल कर दी है, हो क्या रहा है 4m की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और वो m की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि 4m का वेट ज्यादा है ना, इस वजह से। सर किसी भी मास की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसकी हाइट पे डिपेंड करेगी मतलब? करेक्ट। रेफरेंस लाइंस एक ले लो, रेफरेंस लाइन हमने ग्राउंड ले ली है तो ग्राउंड से कितना ऊपर है दैट्स इट। बताओ ए पार्ट क्लियर है? ए पार्ट में कोई डाउट है? अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये जो 4m है ये तो अब ग्राउंड से चिपक जाएगा और इसकी वेलोसिटी सडनली 0 हो जाएगी इंपैक्ट की वजह से, लेकिन क्या इसके पास तो 2v है ना, तो स्ट्रिंग स्लैक होने के बाद भी ये ऊपर बढ़ेगा, समझना ध्यान से। और जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और तब ये ऊपर जब जाएगा तो ये अंडर ग्रेविटी ऊपर जाएगा, मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो गई तो हवा में आ गया सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि नाउ ऑनवर्ड्स block small m will go further upwards under gravity। तो अगर हम निकालें कि फर्दर जो और ऊपर जा रहा है ये कब तक ऊपर जाएगा, तो जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो इसकी वेलोसिटी जब 0 होगी तो अगर हमें h डैश निकालना हो तो h डैश को हम लोग सीधे सीधे मोशन अंडर ग्रेविटी से u स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं ना, तो ये आएगा 2v स्क्वायर अपॉन g, तो ये h के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब h मैक्स फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, ग्राउंड से अगर हम h मैक्स लिखेंगे तो ये 2h प्लस h यानी 3h आंसर बनेगा। क्लियर है? बी पार्ट बताओ। बताइए सभी को क्लियर है या नहीं क्वेश्चन? कहीं डाउट है बताओ, कोई भी छोटा मोटा डाउट। सर सर बी पार्ट में एनर्जी भी तो कंजर्व कर सकते थे 2v से लेके जब तक रुकेगा। हाँ हाँ ये भी कर सकते थे, हम ये बोल सकते थे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि हाफ m इंटू 2v स्क्वायर वो mg h डैश के इक्वल हो जाए।
अब तो तुम्हारे पास कई तरीके हैं ना, मैंने कहा ना काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हो। तो यहाँ से तुम एच डैश निकालोगे तो एच डैश की वैल्यू 2 स्क्वायर/g आ जाएगी, यानी ये भी एच के इक्वल आ जाएगा। ये भी कर सकते थे। जो तुम्हें जल्दी आंसर देते वो काम करो। बोलो ठीक है। और देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है। देखो अब धीरे धीरे अप्लाई करोगे ना जब मैकेनिकल एनर्जी, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा कम लिखना पड़ेगा इस। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं, डिस्क को रिलीज कर रहे हैं जीरो से, जीरो वेलोसिटी से, स्मूथ सरफेस है। तो ये जो है यहाँ तक आते आते इसके पास एक वेलोसिटी v आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि वेलोसिटी v कितनी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि स्मूथ सरफेस है। अब देखो रेफरेंस चाहो तो ग्राउंड ले लो, एक ही बात है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, काइनेटिक कितनी है 0। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है mg स्मॉल h, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो तुम्हें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी सबसे पहले, और v की वैल्यू मिलेगी 2g h-h, पहला स्टेप। अच्छा इसके बाद क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या फॉर्मूला है, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर हमको रेंज निकालनी है तो फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन रेंज की वैल्यू होती है उसकी वेलोसिटी इनटू अंडर रूट ऑफ 2h/g, याद है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g h-h और इनटू अंडर रूट 2h/g। तो देखो यहाँ से g कैंसिल हो रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर h इंटू h-h आ रहा है। और अब हमें इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसके अंदर वाला जो है उसको y एज्यूम कर लो, h इंटू h-h, और इसको अगर हमें मैक्सिमम करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए dy/dh इक्वल टू 0 करो। तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H/2 आ जाएगी, यानी कौन से वैल्यू पे वो मैक्सिमम होगा, आ गया। और s की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब तुम इसमें वैल्यू डाल दो। तो ये 2 अंडर रूट दोनों h/2 हो जाएंगे, तो ये भी h/2 हो जाएगा, और ये भी h-h/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, h के इक्वल आ जा रहा है। कर लेना चाहिए भाई सभी को, बताओ क्लियर है प्रॉब्लम, कोई डाउट है सर ये डिफरेंशिएट किए बिना डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं। अब देखो जितना तुमको, देखो जितनी तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा फिजिक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट मुझे तो समझाना है ना, तो मुझे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है मैं ठीक है जैसे मैथ लगानी है लगाओ एकदम, वो तो सर वैसे ये तो नहीं पता था ना कि सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये नहीं पता था। क्यों नहीं पता था भाई, सर मेंशन तो था नहीं, ऐसे कैसे जूम कर लिया। अरे मेंशन है भाई, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट दिख तो रहा है, डायग्राम तो बना हुआ है ना। और ये डॉटेड लाइन भी उसने दिखा रखी है, हवा में आने के बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। क्या तुम्हारा डाउट है, हॉरिजॉन्टल क्यों लिया है, हाँ ये लिखा भी तो है ना क्वेश्चन उसने, हॉरिजॉन्टल ट्रैम्पोलिन है। बोलो। अच्छा सर इंटरप्रेट नहीं करता। ठीक है। और देखो ये देखो नेक्स्ट एक, ये आईटी का प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम में एक दूसरा बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा। इधर ये एक मास m है, साइज बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट ही है वो, कैपिटल M। और इधर फिर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जो पुली से होती हुई इधर मास स्मॉल m से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस सिस्टम को हम जैसे ही रिलीज करेंगे, इस सिस्टम को हम रिलीज कर रहे हैं, इसका मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 kg, इसका मास दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम वॉल, और ये डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर, यानी ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो गई और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो गई। अब मुझे बस एक बात का सबसे पहले ये जवाब दो कि जब हम इसको सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये जो कैपिटल M है, इसका मोशन कौन से पाथ के अलोंग होगा रिलीज करने के बाद, ये कैसे मूव करेगा? भाई ये मास तो समझ में आ रहा है, ये तो ऊपर जाएगा, ये कैसे जाएगा ये बताओ, आ रहा है किसी को समझ में? इसका मोशन किस लाइन के अलोंग होगा, कैसे होगा इसका मोशन? डायगोनल होगा नीचे की तरफ। डायगोनल होगा या सर्कुलर होगा? सर्कुलर होगा सर, सर्कुलर होगा, क्यों क्वाड्रेंट। सर्कुलर होगा बताएगा कोई? क्यों सर्कुलर होगा? क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग का ये वाला एंड है ना, ये फिक्स्ड है, तो ये पार्टिकल हमेशा यहां से तो उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा, समझो। ये वाली स्ट्रिंग तो चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये लेफ्ट वाली वॉल का वो जो पॉइंट है वहां से उसका डिस्टेंस हमेशा 1 मीटर रहेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, वो इस तरह से आके यहां टकराएगा। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ कि सर्कुलर क्यों ले लिया? बोलो। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को इधर बनाते हैं, और ऐसे देखो कि टकराने के ठीक पहले ये जो स्ट्रिंग होगी ऑलमोस्ट क्या वर्टिकल होगी, ये जो स्ट्रिंग है 1 मीटर की, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होगी। तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो हम बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, लेट्स से इसको हम v0 बोल देते हैं। और जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग अब इस तरह से जा रही होगी इसके ऊपर से, बोलो, और इसके ऊपर से जाके स्ट्रिंग यहां तक सपोज पहुंच गई होगी। तो मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि ये ब्लॉक कितना ऊपर गया होगा, बताओ, ये वाला ब्लॉक कितना ऊपर गया होगा? 1 मीटर। नहीं, 1 मीटर नहीं गया होगा, ध्यान से, 1 मीटर नहीं होगा। ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ बताओ, ये लेंथ कितनी है? √5। √5। और पहले ये लेंथ कितनी थी? √5 - 1। ये लेंथ बाद में है √5 और ये लेंथ पहले थी 1। तो ऐसे बोलेंगे ना कि ये वाली लेंथ जितना बढ़ी है उतना ही तो ये ऊपर गया होगा, ये बताओ। पहले वो लेंथ 1 थी, यस सर। बाद में √5 हो गई, तो Yes, जितना बढ़ गई होगी उतना ही तो ये ऊपर जाएगा स्ट्रिंग कंजर्वेशन से, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो ये ऊपर गया होगा कितना, √5 - 1 मीटर। बोलिए, क्लियर है यहां तक? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले लें तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी इस वक्त, मतलब v0 के टर्म्स में क्या होगी? हम लोगों ने एक बात ये पढ़ी थी v0 cos
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट हमेशा सेम होंगे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ v नॉट है, समझना ध्यान से। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा v नॉट का? तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v नॉट कॉस थीटा। तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v नॉट कॉस थीटा ही होगी। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट्स हमेशा सेम होंगे, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v नॉट कॉस थीटा आएगी। और थीटा हमको मालूम है, थीटा ये वाला एंगल है, क्यों भाई? tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, tan थीटा इज 1/2। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, ठीक है। अब ये बताओ, कैपिटल M के लिए हम लोग रेफरेंस यहां ले लेंगे और स्मॉल m के लिए रेफरेंस हम लोग यहां ले लेंगे। ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन में अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग रेफरेंस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों के लिए एक ही रेफरेंस लो। क्योंकि हमेशा क्या होगा ना, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि अभी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हमेशा। और चेंज रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेफरेंस तुम कहीं भी ले लो, बट फिक्स रखो उसको। तो मैंने दोनों का रेफरेंस अलग ले लिया। तो कैपिटल एम की इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? तो कैपिटल एम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच की जगह 1 आएगा, ठीक है। स्मॉल m की इनिशियल 0 और काइनेटिक दोनों की ही 0 इक्वल टू कैपिटल M की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्मॉल m की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg √5 - 1 और काइनेटिक एनर्जी। तो कैपिटल M की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m v नॉट स्क्वायर और स्मॉल m की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें v नॉट पता करना है, बस वैल्यू रखनी है। देखो बताओ समझ में आया या नहीं आया समझ में? ये कंफ्यूजन है सर, वी नॉट से वर्टिकल में नहीं होगा थोड़ा बहुत? नहीं, वी नॉट वर्टिकल में नहीं होगा, क्योंकि मास का जो साइज है ना वो निग्लिजिबल है। उसने साइज के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इट इज अ पॉइंट मास। तो अगर पॉइंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं सर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी डाउनवर्ड नहीं होगी थोड़ी बहुत? स्ट्रिंग है ना बेटा, स्ट्रिंग उसको मोड़ दे रहा है। तुम ये बताओ सिंपली कि अगर किसी पेंडुलम को हम लोग छोड़ें यहाँ से, जैसे मान लो ये पेंडुलम है और यहाँ से हम छोड़ दें, तो ये बताओ कि जब ये पेंडुलम वर्टिकल होगा तो इस मास की वेलोसिटी किधर की तरफ लोगे तुम? अगर ये पेंडुलम है, यहाँ से हमने इसको छोड़ा है, तो इस मास की वजह से, मतलब स्ट्रिंग की वजह से इसकी वेलोसिटी किधर आएगी? हॉरिजॉन्टल में ही तो आएगी। स्ट्रिंग की वजह से ऐसा हुआ है, स्ट्रिंग ने उसको मोड़ दिया है एक तरह से, सर्कुलर मोशन है ना इस वजह से। यस। और कोई डाउट इसमें बताओ? वी नॉट सॉल्व करके निकाल लो कितना आएगा। फिर ये रेफरेंस वाली चीज नहीं समझ आई कि दोनों के लिए अलग अलग रेफरेंस लेंगे। अलग अलग ले सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि है क्या ना, हमें तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यू इनिशियल और इधर लिखते हैं यू फाइनल। तो हमें इंपॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि चेंज कितना हुआ, बढ़ा कितना, कम कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो ये देखना है कि ये नीचे आ रहा है, इसका चेंज कितना हो रहा है, तो घट रहा है। तो अब तुम रेफरेंस चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, फर्क पड़ेगा क्या रेफरेंस का? कहीं नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम अपने कन्वेंस के हिसाब से दोनों ब्लॉक्स के लिए रेफरेंस अलग अलग ले सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? √5 - 1 के हिसाब से। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है 1 के हिसाब से, तो जिसका कम हो रहा है उसका कम आ रहा है, जिसका बढ़ रहा है उसका बढ़ रहा है। तो दोनों के लिए रेफरेंस हम अलग ले सकते हैं, ये है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक ही लेना है। बोलिए और क्या डाउट है? क्लियर है? तो क्वेश्चन तुमको कई सारे मिलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे भी और वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी। दोनों की ही प्रैक्टिस करके रखना है और दिमाग में ये क्लियर रखना है कि वर्क एनर्जी कब लगाना है और कंजर्वेशन हम कब लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम कभी भी लगा सकते हैं, हर एक सिचुएशन में वैलिड है, बट कंजर्वेशन हम तभी लगाएंगे जब व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट और इसमें हम लोग स्टडी कर लेते हैं, छोटा सा हेडिंग है called types of equilibrium।
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? तो भाई फोर्सेस बैलेंस हो जहाँ पे सर। जहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्सेस बैलेंस हो तो हम लोग बोलते हैं, उसको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम की सबसे बेसिक कंडीशन तो ये होगी कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बी इक्विलिब्रियम। फिर बात ये आएगी कि इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का है। तो देखो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पॉसिबल हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल से ही सबसे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल ये है, जैसे ये बताओ कि ये एक मैंने सरफेस ली है, ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और इस स्मूथ सरफेस के अंदर एक पार्टिकल सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो बताओ कि इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? कोई बाउल है, कोई सरफेस है, फिक्स सरफेस है, और उस सरफेस में स्मूथ सरफेस है, और उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पड़ा हुआ है। क्यों भाई? तो उस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो तुम बोलो कि 2 फोर्सेस हैं, एक है नॉर्मल और एक है mg। क्या नॉर्मल और mg इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अब इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? देखो, कभी भी पता करना है कि इक्विलिब्रियम कैसा है तो 2 तरीके हैं। एक तो जो मैथमेटिकल तरीका आएगा जिसमें हमको इक्वेशंस वगैरह होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी फिजिकल सिचुएशन से, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना सिचुएशन क्या है। तो क्या है कि अगर जैसे सिचुएशन तुम्हें दिख रही है सामने, तो हम इस सिचुएशन में इस पार्टिकल को अगर इसकी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर देते हैं, तो क्या होगा? क्या ये पार्टिकल वापस आएगा, या ये पार्टिकल दूर चला जाएगा, या ये पार्टिकल वहीं रुक जाएगा? 3 सिचुएशन है। इस पार्टिकल को हमने उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया, जैसे कि पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम को अगर तुम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो और छोड़ दो, तो 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी किसी भी पार्टिकल के लिए। या तो वो वापस आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में, या तो वो दूर चला जाएगा, या वो वहीं रुका रहेगा। तो उसी 3 पे ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है। तो पहले वाले एग्जांपल में क्या लगता है तुमको, वापस आएगा? क्यों भाई? यस सर। यस सर। वापस आएगा। तो वापस आएगा, तो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जरा अनस्टेबल का एग्जांपल बताओ। अगर सरफेस इस तरह से है और पार्टिकल को हमने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैलेंस करके रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? तो क्या ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्यों भाई? क्योंकि अगर हम पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो इट विल मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल इज slightly displaced, it will return to equilibrium position। तो अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या लिखेंगे? इस केस में लिखेंगे व्हेन पार्टिकल इज slightly displaced, it moves away from equilibrium। तो अगर मूव अवे हो गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मान लो सरफेस इस तरह से है, तो इसके लिए अगर हम कहें कि भाई पार्टिकल बैलेंस है, तो अगर हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो क्या होगा?
क्यों भाई बताओ क्या होगा व्हेन सर पार्टिकल, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। हाँ मतलब वहां एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, कहीं भी डिस्प्लेस करो फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्हेन पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड इट स्टेज इन न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये बताओ कि सिचुएशन को देख के तुम बता पाओगे कि इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इन जनरल बता पाओगे ना? जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम अगर लटक रहा है स्ट्रिंग से तो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? बताओ। स्टेबल है, क्योंकि अगर हम स्टेबल है। प्लेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा, समझ गए ना? तो देखो ये तो तरीका हो गया फिजिकली बताने का। मैथमेटिकली अगर हमारे सामने कभी आएगा तो ऐसे समझना कि पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की डिसाइड करती है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करेगी कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। अगर मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा है, समझना ग्राफ ऐसा है मतलब ये पॉइंट कैसा है, लोकल मिनिमा बन रहा है ना। तो अगर लोकल यस मिनिमा सर। बन रहा है Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में तो वो पॉइंट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर लोकल मैक्सिमा बन रहा है तो वो पॉइंट अनस्टेबल होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये बात और नीचे नोट कर लो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आ रहा है तो स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आ रहा है तो अनस्टेबल है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो वो न्यूट्रल है। तो मैथमेटिकली अगर लिखें तो ये बोल सकते हैं ना कि इस पॉइंट पे du अपॉन डी एक्स जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी du अपॉन डी एक्स जीरो होगा। तो du अपॉन डी एक्स तो वैसे भी जीरो होना था क्योंकि फोर्स जीरो है ना, क्यों भाई? फोर्स जीरो का मतलब du अपॉन डी एक्स जीरो बोल सकते हैं ना। हाँ मिनिमा के Yes, लिए sir. हम लोग ये और बोल सकते हैं कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। Greater than 0. इस केस में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, और इस केस में सेकंड डेरिवेटिव 0 ही होना चाहिए। जीरो ही होना चाहिए। कांस्टेंट 0 फंक्शन ही है, होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन है तो इसके सारे डेरिवेटिव जीरो होंगे। पढ़ा होगा ना ऐसा कुछ? बताओ, तो मैथमेटिकली भी निकाल पाओगे ना? मैथमेटिकली भी निकाल पाओगे, ठीक है। और एक इसमें हम पॉइंट और लिख देंगे जो कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, अच्छी क्वेश्चंस में थोड़े से, और उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एक आर्बिट्रेरी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, कोई भी ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। बताओ, इधर भी इंफिनिटी पे जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें कहाँ कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ अनस्टेबल है, बता सकते हैं क्यों भाई? इसमें तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. जाना कहीं डाउट हो तो बताना, थोड़ा अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा, फिर ये वाला जो पॉइंट है ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है,
और इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। अच्छा ध्यान से समझना, मैक्सिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है ये, ठीक है ना। मैक्सिमम का मतलब लोकल मैक्सिमा। तो अब ऐसे सोचो कि मैंने ये जो कर्व बनाया है, ये कर्व नहीं है, ये एक सरफेस है। ऐसे इमेजिन करो कि ये एक सरफेस है, ठीक। और इस सरफेस में एक पार्टिकल हम छोड़ दें कहीं पे, तो ये बताओ कि इस सरफेस में अगर ये पार्टिकल हम कहीं छोड़ दें तो क्या बीच में इस पॉइंट पे ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में आके रुकेगा या नहीं। इस सरफेस के ऊपर अगर हम यहां से लेके यहां तक के बीच में कहीं भी पार्टिकल छोड़ दें तो ये क्या पार्टिकल फाइनली यहीं पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। ये एक सरफेस है, ऐसे समझो कि ये पूरी एक सरफेस है, तो इस सरफेस में कहीं भी पार्टिकल छोड़ दें तो ये पार्टिकल क्या यहाँ पे आके रुक जाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो हम लोग बोलते हैं दिस नाउ दिस पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैप्ड पार्टिकल। Now this particle is called trapped particle because this particle is being trapped in this well। तो मतलब ये एक वेल हो गया और इस वेल में ये पार्टिकल ट्रैप है, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रैप रहे या ये इस वेल से बाहर निकले, तो हम लोग कहेंगे भाई अगर इसको वेल से बाहर निकालना है तो हमें उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, इस ग्राफ पे ऊपर बढ़ेगा। देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी देंगे पार्टिकल को तो क्या ये सरफेस पे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बताओ ये कहां से ट्रैप छोड़ सकता है। तो ये वाला पॉइंट है ना जहां से ये छोड़ सकता है इस ट्रैप को, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। लेफ्ट साइड में तो सरफेस से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये पॉइंट है जहां से ये बाहर निकल सकता है। तो हमें उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंच भर जाए। तो जरा बताओगे कि कितनी एनर्जी दी जाए कि ये जस्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाए। जस्ट पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी चाहिए। U max minus U min। हाँ U max minus U min। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। ये स्टेटमेंट बताना, पार्टिकल विल रिमेन ट्रैप्ड till its total mechanical energy E is less than equal to U max। बताओ अगर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी U max से कम है तो वो कभी भी इस ट्रैप से निकल नहीं पाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं Ke max at stable position, Ke max at stable equilibrium such that it remains trapped। तो Ke max कैसे निकाल सकते हैं। तो Ke max निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि Ke max प्लस U मिनिमम, ये मैकेनिकल एनर्जी बनेगा और ये इक्वल होना चाहिए U max प्लस 0 के, क्योंकि हमें जस्ट वहां तक पहुंचाना है। तो Ke max की वैल्यू कितनी आएगी जिससे वो ट्रैप बना रहे, तो उस Ke max की वैल्यू आएगी U max माइनस U मिनिमम। तो ये एक दो पॉइंट है तो इनको ध्यान रखना। अब साधारण क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो वहां पे यूज पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बताओ हेडिंग जो डाली है वो क्लियर है, क्या कर रहे हैं हम लोग। कोई डाउट बताइए। सर इसमें साइन नहीं लेंगे यूमिन का नेगेटिव, मतलब वो तो देखो मैंने ग्राफ, एक मैंने आर्बिट्रेरी ग्राफ लिया हुआ है, वो जब भी u की वैल्यू हम पुट करेंगे तो साइन के साथ ही पुट करेंगे। हम u मिनिमम जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे। ग्राफ तो मैंने ऐसे ही बना दिया ना, मुझे क्या मालूम कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। वो तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में है नेगेटिव, वो तो वैल्यू विद साइन ही रखेंगे जब यूज करेंगे तो। और सर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आके रुकेगा तो नहीं, वहाँ ऑसिलेट करेगा। हाँ मतलब अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा।
तो भी हम उसको ट्रैप्ड पार्टिकल बोल सकते हैं कि पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इट इज ऑसिलेटिंग। और सर जो ये पोटेंशियल एनर्जी du/dx करा है, हाँ, तो सर अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन सर सब में होगा तो वही पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, x y z अगर तीनों में दियो। ऐसा आएगा नहीं, हम लोगों के लेवल पे ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि है क्या ना, फिर वो अगर वो उस डेरिवेटिव में पहुंचते हैं तो वो 3 डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनता है, तो वो ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि वो फिर जो है कंप्यूटर से ही सॉल्व होता है फिर वो कैलकुलेशन। हमें 2 डायमेंशन में ही आएगा, तुम 1 डायमेंशन के लिए कर लेना, जनरल डायमेंशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर जो है उसमें सिर्फ एक पॉइंट अब बचा हुआ है, विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो बेसिकली सर्कुलर मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज है। बाकी वर्क वाला पार्ट जो है वो फिनिश्ड है, ठीक है।